हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। भारत सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 संसद में इंट्रोड्यूस किया और बहुत ये अच्छी बात है कि सरकार ने ही उसको स्वयं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का एक स्वागत योग्य निर्णय लिया। बेहतर यह होता है कि सारे बिल सेलेक्ट कमेटी को जाएं ताकि उनकी फाइन ट्यूनिंग हो पाए। लोगों में एक इंटरेस्ट है वक्फ से रिलेटेड लॉ को समझने के लिए, इस्लामिक स्कीम ऑफ चैरिटी को समझने के लिए। मुसलमानों में भी और देश के नागरिकों में भी वो इंटरेस्ट है। बहुत से लोगों ने मुझे लिखा कि वक्फ के कानून को समझाएं, वक्फ के बारे में जो मिथ हैं उन मिथ्स को क्लैरिफाई करें। हम 2 वीडियो वक्फ के सिलसिले में बना चुके हैं। मैंने पहले वीडियो में इस्लामिक व्यू ऑफ वक्फ पे कुछ बात कही थी और मैंने कहा था कि हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच बिल इंट्रोड्यूस हो गया और मैंने फिर जो दूसरा वीडियो बनाया वो वक्फ बिल पर बनाया। मेरी पोजीशन जरा मिडिल ऑफ द रोड रहती है, तो मेरा ये कहना है कि ये कहना कि वक्फ बिल में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये बात सही नहीं है, और इसी तरह ये कहना कि वक्फ बिल में सब कुछ बहुत अच्छा है, ये बात भी पूरी तरह सही नहीं है। आज हम एक तो ये समझें कि ये पूरी इस्लामिक स्कीम ऑफ वक्फ क्या है, इसका थियोलॉजिकल बेसिस क्या है, और फिर ये समझें कि समस्या क्या है जिसको लेकर सरकार को एक बिल लाना पड़ा है और क्या ये बिल उस समस्या का हल है। अगर समय बचता है तो मैं थोड़ा वक्फ अलल औलाद के बारे में भी कहूंगा और एक रास्ता हम सरकार को और संसद को दिखाने की कोशिश करेंगे कि वक्फ अलल औलाद में कौन से ऐसे संशोधन हैं जिनको करने पर उनका कोई विरोध नहीं होगा और प्रॉपर्टी का हमेशा टाई अप रहना या डिटेन किया जाना जो है वो समस्या को भी हल कर लिया जाएगा। अब आपकी मेमोरी को थोड़ा फ्रेश करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि वक्फ डिटेंशन है, रेस्टेन करना है, जो प्रॉपर्टी का कॉर्पस है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसके बारे में ना गिफ्ट हो सकती है, ना सेल हो सकती है, ना वसीयत हो सकती है, ना मॉर्गेज किया जा सकता है। लेकिन जो उस प्रॉपर्टी की इनकम होगी जिसको यूसुफ्रक कहते हैं वो इस्तेमाल की जा सकती है चैरिटी के लिए इन परपिचुटी। अब ये भी एक बात याद रखें कि ये लफ्ज वक्फ कुरान में कहीं नहीं आया है। मैंने एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन के सिलसिले में एक कंसिस्टेंट पोजीशन ली है कि किसी भी मजहब के एसेंशियल फीचर्स या प्रैक्टिसेस को तय करने का यह तरीका कि क्या वो उसके स्क्रिप्चर में है, ये गलत तरीका है। और सुप्रीम कोर्ट ने मेरी इस बात को मानते हुए सबरीमाला का जो रिव्यू एक्सेप्ट किया और फिर जो 7 सवालात बताए वो उन लाइंस पर थे जिन पर मैं लिखता रहा हूं। जाहिर है कि कोविड की वजह से वो बेंच जिस पे जस्टिस बोबडे जिसको लीड कर रहे थे और जो पूरे जो एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन के केसेस को रिव्यू करने जा रही थी वो बेंच टूट गई और दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उस तरीके की बेंच अभी नहीं बनाई। तो कुरान में वक्फ ना होने का मतलब यह नहीं है कि वो इस्लाम का एक एसेंशियल फीचर नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने बार बार इस बात पे फोकस डाला है। दूसरी चीज ये कि उसका मकसद देखना है, मकसद है चैरिटी, और चैरिटी के सिलसिले में कुरान में भी 1-2 बार नहीं, कम से कम 20 वर्सेस कुरान में ऐसी हैं जिसमें चैरिटी देने के लिए बताया गया है, इनकरेज किया गया है कि दान दें, और कहा गया है कि चैरिटी देने से आपकी वेल्थ,
और दौलत कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती है। उससे आपको खुशी मिलती है। जब आप किसी दूसरे की मदद करते हैं तो साइकोलॉजिकली आपको एक खुशी मिलती है, और कहा कि इससे ईश्वर प्रसन्न होता है और खुश होता है। अब देखिए, जैसे कुरान में कहा, एंड इन देयर वेल्थ द बेगर्स एंड आउटकास्ट हैड ड्यू शेयर, यानी जो फकीर हैं और जो समाज में कुचले हुए और दबे हुए हैं, उनका शेयर है आपकी दौलत में। और फिर एक दूसरी वर्ष में कहा, ये शैल नेवर अटेन टू गुडनेस टिल ये गिव आर्म्स ऑफ दैट विच ये लव, एंड वॉट एवर ये गिव ऑफ ट्रुथ गॉड नोएथ। आपको अच्छाई तभी मिलेगी जब आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे और गरीबों को आप चैरिटी करें, उनके लिए कोई प्रोविजन करें, कोई इंतजामात करें। सूरह बकरा में चैप्टर 2 वर्स नंबर 177 में कहा, इट इज नॉट राइटियसनेस दैट ये टर्न योर फेस टू द ईस्ट और द वेस्ट, but righteous is he who believeth in Allah and the last day and the angels and the scripture and the prophets, and giveth his wealth for love of him to the king's folk and to orphans and the needy and the wayfarer or traveler and to those who ask, and to set slaves free, and observeth proper worship, and pay the poor their due. Such are they who are sincere, such are God fearing. कहा जा रहा है कि अच्छी सच्चाई और अच्छा आदमी वो नहीं है जो पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ पूजा कर रहा है। अच्छाई तो यह है कि जो अल्लाह में यकीन करे और लास्ट डे में यानी डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी में, उसके फरिश्तों में, उसकी किताबों में, उसके अवतारों में, प्रॉफिट्स में, और वो जो अपनी दौलत उस ईश्वर से प्रेम में अपने रिश्तेदारों को दे और यतीमों को दे, ऑर्फन्स को दे, और उनको दे जो सड़क पर मिल जाते हैं, ट्रेवलर्स, और उनको दे जो गरीब हैं। यह है असली अच्छा होना। हम ये समझते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ करना किसी धर्म की एसेंस है, वो एसेंस नहीं होती है। एसेंस होती है कि आप गरीबों के, मजबूरों के काम आते हैं या नहीं। फिर सूरह आले इमरान में आयत नंबर 86 में कहा, ये शैल नेवर अटेन टू गुडनेस till ye gives alms of that which ye love, and whatever ye give of truth God knoweth. तब तक आप एक अच्छे आदमी नहीं बन सकते, अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते, जब तक आप दान और दक्षिणा नहीं देते उनसे जिनसे मोहब्बत करते हैं। और जो भी आप देते हैं वो अल्लाह जानता है कि आप सिर्फ नामो नेहात के लिए दे रहे हैं या अल्लाह को खुश करने के लिए दे रहे हैं। अब कुरान में मैंने आपको बताया कि वर्ड वक्फ नहीं आया, लेकिन चैरिटी के बारे में कम से कम 20 जगहों पे इनकरेज किया जा रहा है कि चैरिटी दो। और ये चैरिटी जो है ये अलग है सदका से और फित्र। ईद के दिन जैसे आप रमजान में ज़कात दे चुके हैं, नमाज पढ़ने से पहले बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, उनको दें और सदका देते रहें। वो भी एक चैरिटी का टाइप है, लेकिन वो टेम्परेरी है। वक्फ एक परमानेंट चैरिटी है जो जनरेशंस तक, पीढ़ियों तक लास्ट करेगी। दरअसल असली बात यह है कि जब अर्ली डेज ऑफ इस्लाम थे, स्टेट मजबूत नहीं थी, स्टेट कमजोर थी,
एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, हेल्थ केयर पर खर्च करने के लिए, वाटर सप्लाई पर खर्च करने के लिए, गरीबों को खाना और लंगर खिलाने के लिए, मस्जिदों में इमाम और मुअज्जिन की सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे, इस्लामिक स्टेट के पास पैसे नहीं थे। इसलिए उसने अपने मानने वालों और अनुयायियों से कहा कि आप चैरिटी करें, गरीबों को आप खिलाएं, उनकी पढ़ाई का इंतजाम आप करें। इसलिए वो मदरसे बने वक्फ से, जिन्होंने लोगों को पढ़ाया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वक्फ के बारे में बताता हूं। इब्ने बतूता बहुत बड़ा ट्रेवलर था, इंडिया भी आया था। उसने लिखा कि दमास्कस में, सीरिया में 1327 में एक वक्फ हुआ। वक्फ ये था कि जो चाइनीज पोर्सलिन डिशेस हैं, टूट जाती हैं, अगर वो होटलों में और रेस्टोरेंट्स में काम करने वालों से टूट जाएं, वो यंग बच्चे, तब तक चाइल्ड लेबर एबॉलिश नहीं हुई थी, जिनसे वो टूट जाते, उन्हें मारा ना जाए, उन्हें पीटा ना जाए, उनको नौकरी से ना निकाला जाए, इस वक्फ की आमदनी से उन प्लेटों का रिप्लेसमेंट कर दिया जाए। तो वक्फ इस तरीके की समाज कल्याण की एक संस्था है, उसके रहने में समाज का भला है। अब वक्फ पे ओनरशिप किसकी है? कुछ ज्यूरिस्टिक डिस्प्यूट हुआ। आपको मालूम है कि जो इस्लामिक फिक्ह है और ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये डेवलप करेंगे ज्यूरिस्ट, जैसे कि हिंदू लॉ को डेवलप किया हिंदू ज्यूरिस्ट ने। ये रोमन लॉ का इंफ्लुएंस है कि लॉ लेजिस्लेटर से ज्यादा एक्सपर्ट्स ऑफ लॉ डेवलप करें। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल थंब रूल ये है कि ओनरशिप जो वक्फ प्रॉपर्टी की है वो गॉड में वेस्ट हो जाती है, उसका बेनिफिट ह्यूमन बीइंग्स को जाता है। लेकिन हनफी लॉ में ही कब ओनरशिप खत्म होती है? उस व्यक्ति की जिसे वाकिफ कहते हैं, जिसने वक्फ किया। इमाम अबू हनीफा ने कहा, जब काजी प्रोनाउंस कर दे कि अब इसकी ओनरशिप खत्म हो गई, तब ओनरशिप ऑफ गॉड शुरू हो जाती। उन्हीं के स्टूडेंट इमाम यूसुफ का यह कहना है कि ओनरशिप खत्म हो जाती है उस आदमी की और गॉड में वेस्ट हो जाती है। अब बहुत लोग अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप इमीडिएटली लूज करने से डरेंगे, इसलिए वक्फ नहीं करेंगे। इसलिए इमाम अबू हनीफा के ही दूसरे बड़े इमिनेंट और विद्वान स्टूडेंट इमाम मोहम्मद ने कहा कि जो वाकिफ का राइट है वो फौरन खत्म नहीं होता जब तक उसने एक मुतवल्ली या मैनेजर ऑफ वक्फ अपॉइंट नहीं कर दिया और उसको पोजेशन डिलीवर नहीं कर दिया। तो आप ये देखिए कि विद इन वन स्कूल, हनफी स्कूल, जो मास्टर हैं उस स्कूल के अबू हनीफा, उनका एक व्यू है और उनके जो दो स्टूडेंट्स हैं उनके दो अलग अलग व्यूज हैं। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये लॉ की ब्यूटी है कि व्यूज बदल सकते हैं। इसी उस डाइवर्सिटी ऑफ ज्यूरिस्टिक ओपिनियन पर बेस कर अगर इस्लामिक लॉ में हम रिफॉर्म करेंगे तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। मैं आगे के वीडियोस में बात करने वाला हूं कि वक्फ अलल औलाद का क्या मसला है और उसमें भी किस तरीके के रिफॉर्म्स की गुंजाइश है। अब वक्फ का पर्पस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? रिलीजियस हो, पायस हो, परमानेंट हो और ओनरशिप हो अल्लाह की। यानी वाकिफ जो है, एक बार अगर उसने गॉड को दे दिया तो रिक्लेम नहीं कर सकता। वक्फ क्रिएट कब होता है? वक्फ क्रिएट करने के लिए कोई फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं है इन लॉ। नो फॉर्मेलिटी इज नीडेड, नो यूज ऑफ एनी एक्सप्रेस फ्रेजेस और टर्म्स और वर्ड्स इज देयर। ये देखिए, रोमन लॉ में सेल हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कुछ फार्मूले होते थे, कुछ मंत्र होते थे जो पढ़े जाते थे।
क्या इंपॉर्टेंट है वक्फ क्रिएशन में? इंटेंशन ऑफ वाकिफ। उसका इंटेंशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट का 1970 का जजमेंट है, मुंशी अब्दुल हमीद का। A waqf intervowes is completed by mere declaration of endowment by the owner। और ये व्यू जो सुप्रीम कोर्ट का है, ये कंसिस्टेंट है विद द व्यू टेकन बाय द हाई कोर्ट्स ऑफ कलकत्ता, पटना, मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद और नागपुर। और फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि वाकिफ जो है वो खुद कह सकता है कि पहला मुतवल्ली या फर्स्ट मैनेजर मैं खुद बनूंगा, और अगर वो खुद बन रहा है तो फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन मुतवल्ली की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी चीज क्रिएशन ऑफ वक्फ में जो याद रखने की है, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। यह जरूरी नहीं है कि वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर ही हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ एंड सर्वे ऑफ वक्फ, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। रजिस्ट्रेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट है आपके पास, रजिस्टर हो जाएगा। सर्वे एक प्रोसेस है टू डिटरमिन कि वो प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। उसमें एविडेंस होगी, डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन होगा, विटनेसेस को बुलाया जाएगा। वो एक लंबी इलाबोरेट सिविल प्रोसेस है विद ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोड। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इन छेदी लाल वर्सेस सिविल जज लखनऊ 2007 का। वंस वक्फ इज क्रिएटेड इट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर which cannot be changed by any act of mutawalli or anyone claiming through him। मैं आपको इस्लामिक लॉ भी बता रहा हूं और साथ साथ आपको इंडियन लीगल सिस्टम के जजमेंट्स बता रहा हूं। हमारे लॉ के हिसाब से भी वक्फ बिना रजिस्ट्रेशन के भी क्रिएट हो सकता है। अब अगर हम एक नया लॉ बनाते हैं और कहते हैं कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो फिर वो नया लॉ ऑपरेट होगा। लेकिन जो पुराने वक्फ हैं, अगर वो रजिस्टर्ड भी नहीं है तब भी वो वैलिड है। फिर इसी तरह डिलीवरी ऑफ पोजेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली नॉट नेसेसरी। हो सकता है वाकिफ खुद मुतवल्ली हो, अगर मुतवल्ली अपॉइंट नहीं हुआ, केयर टेकर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ या प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं दिया गया, तब भी वक्फ वैलिड रहता है। लेकिन शिया लॉ के तहत डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है वो नेसेसरी होगा। फिर ये भी हम समझें कि जो भी वक्फ होगा वो इन परपिचुटी होगा। जो मुतवल्ली है वो ट्रस्टी नहीं है, वो केयर टेकर है, वो मैनेजर है। उसकी पावर्स को लिमिट किया गया है, हर चीज वो नहीं कर सकता है। वो सिर्फ रीजनेबल एक्शंस ले सकता है विच आर नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ। उसकी पावर ऑफ मैनेजमेंट है, उसको पावर टू सेल, मॉर्गेज और एलिनेट या प्रॉपर्टी को किसी और को दे देना, ये नहीं है पावर। अब जो समस्या हुई है जिसकी वजह से एक लोगों में डाउट्स क्रिएट होते रहे कि कितनी प्रॉपर्टीज वक्फ हैं, एक मिथ फैल गया कि किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ कह दिया जाता है। दरअसल 1960 में जो मिनिस्टर ऑफ औकाफ थे, उन्होंने कहा 1 लाख प्रॉपर्टी वक्फ है। फिर सर्वे हुआ और देखा गया कि साहब तकरीबन 3,32,000 प्रॉपर्टीज वक्फ हैं। सब जगह सर्वे पूरा नहीं हुआ। अगर सर्वे पूरा किया जाए तो और पता नहीं कितनी प्रॉपर्टीज वक्फ निकलेंगी। जो बिल है उसको इस पैमाने पे टेस्ट किया जाएगा कि जो प्रॉपर्टी वक्फ हैं
और उन पर इंक्रोचमेंट हो चुका है, वो उन इंक्रोचमेंट को हटाकर उन्हें रेस्टोर करेगा या वो प्रॉपर्टीज इंक्रोचर के पास रहने देगा। आमतौर से हम सुनते रहते हैं, लोग कहते हैं कि बहादुर शाह जफर रोड आईटीओ के पास दिल्ली में जो है, वो पूरा इलाका वक्फ प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है। कई हॉस्पिटल वहां पर जो हैं, कई ऑफिसेस जो वहां पर हैं, उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो सब वक्फ लैंड पर कंस्ट्रक्ट हुए हैं। मुझे नहीं मालूम ये बात सही है या गलत है, लेकिन सर्वे हो प्रॉपर और आइडेंटिफाई किया जाए कि ये वाकई में वक्फ प्रॉपर्टी थी या नहीं थी। अगर वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं थी तो उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये वक्फ नहीं है, और अगर वो वक्फ प्रॉपर्टी है तो वो रेस्टोर की जानी चाहिए। सच्चर कमेटी ने 2004 में कहा कि दिल्ली में जो इंक्रोचमेंट है वक्फ प्रॉपर्टीज का, वो 316 प्रॉपर्टीज है। दिल्ली जैसी जगह में आप सोचिए कि उनकी कीमत क्या होगी। राजस्थान में 60 प्रॉपर्टीज हैं जिनका इंक्रोचमेंट हुआ है, कर्नाटका में 20, मध्य प्रदेश में 53, यूपी में 60, उड़ीसा में 53 प्रॉपर्टीज। कई प्रॉपर्टीज पर गवर्नमेंट ने भी इंक्रोच किया है। अब अगर गवर्नमेंट को बारे में एलिगेशन है कि इसने इंक्रोच किया है, तो डीएम कैसे डिसाइड करेगा जो गवर्नमेंट का ही हिस्सा है? नो वन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड के लैंड्स का सर्वे कराया, उसमें एक मल्टी करोड़ स्कैंडल पाया गया था। 7000 पेज की रिपोर्ट थी। लोगों ने कहा कि ये 2G स्कैम से भी बहुत बड़ा स्कैम है। 2001 से 2012 तक तकरीबन 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का लॉस हुआ वक्फ का। जो म्यूटेशन एक लीगल प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट लैंड ट्रांसफर हो गया या इंडिविजुअल्स को चला गया या इंस्टीट्यूशंस को या फार्म्स को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना, वो एक समस्या है वक्फ की। वक्फ बोर्ड ने कर्नाटका में उनकी तकरीबन 33,741 प्रॉपर्टीज जो 54,000 एकर्स ऑफ रजिस्टर्ड लैंड पर हैं, उसमें से तकरीबन 27,000 एकर्स यूज ही नहीं हुआ उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए वक्फ किया गया था। एलिगेशन है कि विंडसर होटल बेंगलोर में जो अभी बोर्ड को, वक्फ बोर्ड को जो रेंट दे रहा था, तकरीबन वो 12,000 रुपए महीने था। उस प्रॉपर्टी का रेंट 12,000 रुपए महीना, जिसकी वर्थ 500 से 700 करोड़ रुपए है। वक्फ की यह प्रॉब्लम है। जो बिल है उसको इस पे टेस्ट किया जाएगा कि क्या इस समस्या का हल देता है वो बिल या नहीं। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को सिर्फ 16 लाख रुपए मिलते हैं। 4,532 स्क्वायर मीटर्स इन द अप स्केल अल्टा माउंट रोड। ये वही रोड है जहां पर मुकेश अंबानी का 27 स्टोरी घर है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी ये प्रॉपर्टी है और उसका रेंट जो आ रहा है वो सिर्फ 16 लाख। औकाफ की ये प्रॉब्लम है कि उसको कैसे डेवलप किया जाए ताकि उस प्रॉपर्टी का जो सही इस्तेमाल है वो ह्यूमैनिटी के लिए हो। अगर वक्फ बिल वक्फ प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट के लिए कोई रास्ता निकालता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। 1997 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने डिसीजन लिया टू सेल 1,710 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इन द कमर्शियलाइज
Triply Kane High Street in Madras for a small sum of 3 lakh। तो हर जगह, हर शहर में वक्फ के मामलात में मिसमैनेजमेंट हुआ है। प्रॉपर्टीज की सही रेंट नहीं आ रहा है। उस इंक्रोचमेंट को हटाने की आवश्यकता है। उस सिलसिले में अगर डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड से या एक पोर्टल पे सारी प्रॉपर्टीज के आ जाने से फायदा होगा, जैसा कि वक्फ बिल 2024 कहता है, तो मेरे हिसाब से वो स्वागत योग्य है। इसी तरह वक्फ अलल औलाद पे आज तो बहुत वीडियो लंबा हो गया, कभी अलग से बात करेंगे। क्या उसमें कोई टाइम लिमिट हम फिक्स कर सकते हैं, 60 साल 70 साल, ताकि प्रॉपर्टी टाई अप ना हो? अगर ऐसा कोई चेंज हम वक्फ अलल औलाद में करते हैं तो उसका ज्यूरिस्टिक बेसिस क्या होगा? इसके सिलसिले में अगले वीडियो में आपसे बात होगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, वक्फ के रियल मसाइल को समझने की कोशिश करें और देखें कि किस हद तक उन मसाइल को एक लॉ के जरिए हल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।